अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर से होंगे। अच्छा, आज तो हम अरबी में पूछेंगे कैफ़ हालुकुन्ना, आप सब कैसे हैं? ठीक है। अच्छा जी, आप सब कैसी हैं और आप सब कैसे हैं? अरबी में अक्सर जगहों पर, अक्सर और बेशतर जगहों पर मुज़क्कर के सीगे इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, यानी कि मुज़क्कर के वर्ड इस्तेमाल किए हैं। क्यों? पर्दे की बिना पर। यानी कि अगर आप जमा मुज़क्कर की ज़मीर यूज़ करते हैं तो उसके अंदर उसूली तौर पर मुअन्नस भी दाखिल हो जाती है। यानी कि आप किसी एक हॉल में बैठे हुए हैं, एक कमरे के अंदर आप बैठे हुए हैं जिसमें मुज़क्कर भी हो और मुअन्नस भी, यानी कि मर्द भी हो और औरतें भी हों। तो अगर उसमें आप इज्तिमाई तौर पे किसी को सलाम करेंगे या इज्तिमाई तौर पे किसी से पूछेंगे कि कैसे हैं आप सब, अरबी में, या ठीक है अरबी में पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे? कैफ़ा हालुकुम। ठीक है, जब दोनों बैठे हो, अगर सिर्फ खवातीन बैठी हुई है तो आप पूछेंगे कैफ़ा हालुकुन्ना, आप सबके हाल कैसे हैं। लेकिन अगर मुज़क्कर भी बैठे हुए हैं और मुअन्नस भी बैठी हुई है तो आप कैफ़ा हालुकुम भी पूछेंगे तो भी कोई हर्ज नहीं है, कोई भी हर्ज नहीं है। क्यों? क्योंकि मुज़क्कर के अंदर मुअन्नस दाखिल हो जाएगी। ये एक आम सा छोटा सा कायदा है पर्दे की बिना पर। ठीक है, जैसे कि हम हमेशा से बोलते आ रहे हैं अस्सलामु अलैकुम, कुम बोलते हैं ना, उसमें कुम कि आप पर सलामती हो। तो कुम की जमीन हम अस्सलामु की नहीं बोलते, हम अस्सलामु का नहीं बोलते, बस हम कुम की जमीन लगाते हैं कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सबके लिए कुम मुज़क्कर जमा की जमीन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए, आप जो बोल रहे हैं ना, अब उस पर गौर करें कि अस्सलाम वालेकुम, कुम में भी तो कुम की जमीर में आ रही है, हमने तो कुम की जमीर पढ़ ली है। ठीक है, तो इस तरह से आप गौर करें अपनी अरबी के ऊपर, अब आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, चलें अब हम अपना दर्स स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास। ठीक, तकसीमाते इसम, मार्फा होना करा। नंबर 2 मुज़क्कर व मुअन्नस। नंबर 3 मुफरद, मुसन्ना और जमा। ठीक है, अब मुफरद, मुसन्ना और जमा क्या है? बहुत आसान है। ठीक है, आइए देखते हैं। सबक स्टार्ट करने से पहले हम दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, आज हम पढ़ेंगे ना एराब। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि एराब से मतलब क्या है हमें। ठीक है, तो अरबी में एराब 3 तरीके से होते हैं। किस तरीके से होते हैं? 3 तरीके से होते हैं। अल एराबु इस्मु फी लुगतिल अरबिया सलासतु हालातिन। ठीक है, अरबी में इस्म की जो 3 हालात हैं, यानी कि अरबी में इस्म के एराब की 3 हालतें हैं। इस्म के एराब की 3 हालतें हैं। क्या क्या? या तो वो रफा होगा, या नसब होगा, या जर होगा। अब रफा किसे कहते हैं? वो लफ्ज जिसके ऊपर पेश हो, जम्मा हो। ठीक है, जम्मा हो, जम्मा मतलब किताबू, किताबुन, अल किताबू। ठीक है, ये क्या है? पेश की अलामत है। ये इस्म के ऊपर पेश आ रहा है, जम्मा आ रहा है, तो ये हालत क्या है? हालत मरफू में है। अच्छी तरीके से समझ लें यहाँ पे, ताकि आपको आगे परेशानी ना हो। ठीक है, इस्म के कलमे की जो आखिरी हालत होगी, यानी कि उसके कलमे के आखिर में जो पेश होगा, जो जम्मा होगा, जो फतहा होगा, जो कसरा होगा, वो उस लफ्ज की हालत पे दलालत करेगा कि तर्जुमे में उसका तर्जुमा क्या बनेगा। जैसे कि मैं इसकी एक आम सी मिसाल देती हूँ, सदक़ल्लाहु, सदक़ल्लाहु। जब अल्लाहु पढ़ा हमने, तो हु की जो आखिरी हालत है, लफ्ज़ अल्लाह जलाला की जो आखिरी हालत है, वो क्या हालत है? जम्मा, पेश आ रहा है उसके ऊपर। तो जब किसी इस्म के ऊपर पेश आएगा तो वो फाइल, यानी कि काम करने वाले का काम देगी। जब हम आगे पढ़ेंगे तो डिटेल्स इंशाल्लाह आपको समझ में आएंगी।
तो इसका तर्जुमा होगा अल्लाह ने सच कहा, ठीक है। लेकिन अगर हमने इसको ऐसे कर दिया सदक़ल्लाह, ठीक है, सदक़ल्लाह, तो इसका तर्जुमा यानी कि हमने लाहू के बजाय लहा कर दिया, तो इसका तर्जुमा चेंज हो जाएगा। तर्जुमा हो जाएगा कि सच कहा गया अल्लाह को, उस एक शख्स ने कहा सच अल्लाह को, यानी कि थर्ड पर्सन पे चली जाएगी बात, ठीक है। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना मिनहुम, कि अल्लाह पाक हमें अरबी को समझने की तौफीक दे और हम ऐसी गलतियां ना करें, ठीक है। तो इस्म की आखिरी जो लफ्ज की हालत होगी उसके ऊपर फोकस करना है। उसकी 3 हालतें हैं, रफ़ा, नसब और जर। रफ़ा किसे कहते हैं? पेश, जम्मा हो जिसके आखिर में, जहाँ कहीं भी जम्मा होगा वो हालत रफ़ा होगी, हालत मरफू होगी। जहाँ कहीं भी फतहा होगा वो हालत मंसूब होगी। जहाँ कहीं भी कसरा होगा वो हालत मजरूर होगी। बस इतना दिमाग में रखना है, ठीक है, इसको याद कर लेना है, तो इंशाल्लाह आगे आसानी होगी, ठीक। अब मुसन्ना के जो एराब है उसमें भी आपने अच्छी तरीके से गौर करना है कि मुसन्ना के एराब कैसे हैं। तो अच्छा जी, मुसन्ना के एराब मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, मुसन्ना के एराब क्या है? मुसन्ना के भी 3 तरीके के एराब हैं, यानी कि जब वो हालत रफ़ा में होंगे तो वो अलिफ के साथ होंगे रफ़ा में, जब वो हालत नसब में होंगे तो या के साथ होंगे, और जब वो हालत जर में होंगे तो भी वो या के साथ होंगे। कैसे? आइए देखते हैं पीडीएफ में और इसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आइए, अच्छा जी, एराब के एतबार से, इस्म के एराब के एतबार से 3 किस्में हैं, मरफू, मंसूब, मजरूर। मनफू किसे कहते हैं? ज़म्मा को। मंसूब किसे कहते हैं? फतहा को। मजरूर किसे कहते हैं? कसरा को। किसी भी इस्म के आखिरी कलमे में जो अलामत होगी, जो एराब ज़ाहिर होंगे, उसके एतबार से इस पे हुक्म लगेगा कि वो मरफू है, मंसूब है, मजरूर है। मरफू किसे कहते हैं? जिस पे ज़म्मा हो। मंसूब कहते हैं जिस पे फतहा हो, मजरूर किसे कहते हैं? जिस पे कसरा हो। कोई भी इस्म अगर अकेला होगा, जैसे कि ज़ैदुन, ठीक है। अच्छा, मिसाल आगे है, अतिलमीदु, रू के आखिर, इसके आखिर में क्या आ रहा है? आखिर में ज़म्मा आ रहा है, ज़म्मा ज़ाहिरी, ठीक है। ये हालत मरफू है, ठीक। कुरान करीम में जो ज़बर ज़ेर पेश है वो क्यों है? सवाल आता है ना, हम ज़बर की जगह ज़ेर क्यों नहीं लगा देते? तो यहाँ पर हम उसी कायदे को पढ़ेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा ना कोशिश करें कि इसको आज समझें, ठीक है। तो जब भी इस्म तो जब भी इस्म अकेला होगा और उसके ऊपर पेश होगा, ज़म्मा होगा, तो उसको हम कहेंगे कि ये मरफू है, ठीक है। जब भी इस्म के ऊपर अगर ज़बर होगा, क्या होगा? ज़बर होगा, इस ज़बर को कहते हैं फतहा, फतहा, ठीक है। ये सारे इनके नाम है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं हालत मंसूब, मंसूब। इसी तरह जब कोई इस्म अगर मजरूर है, यानी कि उसके आखिर में कसरा है अगर, ठीक है, जेर है अगर, तो उसको हम कहते हैं मजरूर। मरफू, मंसूब और मजरूर। इस्म अगर अकेला हो, अतिलमीदु, तो हालत मरफू। इस्म अगर आखिर में उसके फतहा हो तो हालत मंसूब। इस्म अगर आखिर में कसरा हो तो हालत मजरूर। अब ये क्यों चेंज हुए हैं, क्या वजह है, ये आगे आपके पास एग्जाम्पल्स आएंगी, जब जुमले के बीच में जब आएंगे तो आपको याद हो जाएंगे और समझ में भी आ जाएंगे। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ ये चार्ट याद करना है कि मुफरद होगा तो मरफू हालत में ज़म्मा आएगा, मंसूब हालत में फतहा आएगा, मजरूर हालत में कसरा आएगी, ठीक है। अब अगर इस्म, अभी हम ये छोड़ देंगे, मुसन्ना पर आएंगे, ठीक है, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। मुसन्ना पर आएंगे। मुसन्ना मतलब 2, मुफरद 1, मुसन्ना 2। अगर इस्म
मुसन्ना होगा तो हालत मरफू में वो अलिफ के साथ मरफू होगा, यानी कि जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर पेश लगाया जाए, यानी कि अल किताबानी, अब यहाँ कहीं पेश है, कहीं जम्मा है, जैसे कि अल तिरमीजू के ऊपर जम्मा है ना, यहाँ पे कहीं जम्मा मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बानी है, अगर इसके नीचे कसरा है अगर, तो ये हालत मजरूर है, नहीं, ऐसा नहीं है। जब इसमें अलिफ और नून दाखिल किया है हमने, तो हम अलिफ की हालत से देखेंगे कि ये हालत मरफू है। ये कायदा है, इसको ऐसे याद करना है, जैसे कि 2 2 4 याद करते हैं, 2 2 6 हम याद नहीं कर सकते, इसी तरह हम मुसन्ना में भी यही याद करेंगे कि जब दो चीज़ों के बारे में बात हो रही होगी, अतिलमीजू है अगर, तो ये मुफरत है, एक तिलमीज, एक शागिर्द। अतिलमीजानी, इसके आखिर में भी अगर हमने अलिफ नून लगा दिया तो अब ये दो तालिबे इल्म बन गए, अब ये दो किताबें बन गई, और जब दो किताबें बन गई और अलिफ और नून के साथ बनाई हैं दो किताबें लगाकर, यानी कि किताब बानी किया है अगर, तो ये हालत मरफू है, यानी कि इसके अंदर जो है वो जम्मा छुपा हुआ है, जम्मा जाहिर नहीं है लेकिन जम्मा छुपा हुआ है, ठीक है, इतना याद रखना है। इसी तरह अब अगर मुसन्ना हालत मंसूब में है, फतहा हालत में है, तो उसके आखिर में हम लगाते हैं या और नून, यानी कि अगर हमें दो किताबें कहना हो और जुमले में उसको हमने मंसूब बनाना हो, यानी कि उसको हमने फतहा देना हो, तो हम कैसे देंगे, उसके आखिर में हम या और नून लगाएंगे, ठीक है, कि अल किताबैनी अतिलमी वैनी, ठीक है। ये मुसन्ना मरफू होता है अलिफ से, मुसन्ना मंसूब होता है या से, ठीक है, कैसे, या से, यानी कि या और नून लगने के बाद किताबैनी, अब यहाँ पे भी आखिर में क्या आ रहा है, नी आ रहा है, नी, लेकिन ये मजरूर नहीं है बल्कि ये हालत मंसूब में है, क्योंकि ये या को, या और नून इसके आखिर में लगा हुआ है और या से पहले क्या आ रहा है, जबर आ रहा है, तो बैनी ये हमें जुमले में दो किताबों के मायने दे रहा है, और जब या और नून लगा हुआ है तो हमें पता चल जाएगा कि हालत नसब में है, ठीक है, यानी कि ये फतहा को अपने अंदर छुपाया हुआ है। अच्छा, ये क्यों है ऐसा, ये जब हम जुमले बनाएंगे इंशाअल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं मुसन्ना की हालत मजरूर में, ये भी हालत मजरूर भी या से होता है, यानी कि इसमें आपने सिर्फ दो चीजें याद रखनी है कि ये मरफू होता है अलिफ से मुसन्ना, और मंसूब और मजरूर होता है या के साथ। जैसे मरफू में हमने बता दिया किताबानी, अलिफ नून लगा देंगे तो ये दो किताबें बन जाएंगी हालत रफा में, लेकिन जब या और नून लगा देंगे तो ये दोनों हालत मंसूब में बन जाएगी और मजरूर में भी बन जाएगी। हमें कैसे पता चलेगा कि ये दोनों सेम लफ्ज हैं, किताबैनी किताबैनी, हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे मजरूर नहीं हो रहा, यहाँ मंसूब हो रहा है, यहाँ पे फतहा छुपा हुआ है, यहाँ पे कसरा छुपी हुई, हमें कैसे पता चलेगा, जब हम जुमला देखेंगे, जुमले के अंदर ये क्या अमल दे रहा है, यानी कि ये क्या काम कर रहा है, वहां से हम पता चल जाएगा कि ये क्या बन रहा है। जब हम जुमले बनाने हमें आ जाएंगे इंशाल्लाह, तो उस वक्त आपको समझ भी आ जाएगी, अभी सिर्फ इसको आपने ऐसे ही याद करना है, ठीक है। ये नहीं देखना है कि यहाँ पे नी आ रहा है तो ये कसरा आ रही है इसके आखिर में तो ये मजरूर है, यहाँ पे भी कसरा आ रही है तो ये एक मजरूर है, नहीं, हालत पे गौर नहीं, इसकी आखिरी हालत को नहीं देखना है, इससे पहले या को देखना है कि ये या के ऊपर फतहा है तो मंसूब है, या के ऊपर फतहा तो है लेकिन ये मजरूर है, क्यों, क्योंकि इससे पहले कोई ना कोई आमिल होगा जो कि जुमले में मौजूद होगा, उससे हमें पता चल जाएगा कि ये हालत मजरूर की है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, मुसन्ना के एराब बहुत आसान है, और इस तरह से एक चार्ट भी मैंने आप लोगों को यहाँ बना के आसानी के लिए कि मुसन्ना के एराब क्या होते हैं, हालत रफा में वो होता है अलिफ के साथ, हालत नसब में होता है वो या के साथ, हालत जर में भी होता है वो या के साथ, यानी कि ये दोनों चीजें उसकी कॉमन है, सिर्फ रफा की हालत में ये अलिफ के साथ होता है, ठीक है। अच्छा, इधर मिसालें भी दी हुई है, इंशाल्लाह इसको आगे लेंगे। अब हम इसम के एराब की तीसरी किस्म है, उसमें है जमा की, मुफरद, मुसन्ना और जमा। अब जमा के अंदर भी दो किस्में हैं, एक है जमा मुज़क्कर सालिम, जमा मुअन्नस सालिम, एक है जमा मुक़स्सर, ठीक है। अब पहले इनकी तारीफात को समझ लेते कि जमा सालिम किसे कहते हैं, सालिम से समझ में आ रहा है ना, सही सालिम होना तुम,
ہم ایسے ہی بولتے ہیں، یعنی کہ اس کے جو لفظ ہے ہمارے پاس وہ اپنی جگہ پہ ویسا ہی رہے گا، صرف آخر میں اس کے واو اور نون لگ جائے گا۔ واحد لفظ جو کا تو رہتا ہے، اس کے آخر میں کچھ حرف کا اضافہ کر دیتے ہیں، جیسے کہ مسلمن، یہ پورا ورڈ ایسے ہی رہا، مسلمن ہی رہا، دیکھیں مسلمن ہی رہا، ٹھیک ہے، آخر میں صرف واو نون لگا دیا تو یہ جمع بن گئی مسلمون۔ تو جمع سالم میں اس کی اپنی اصلی حالت ٹوٹتی نہیں ہے۔ جمع مکسر کیا ہے؟ واحد لفظ کے حروف تتر وتر ہو جاتے ہیں یا بالکل تبدیل ہو جاتے ہیں، یعنی کہ یہ لفظ کو کسر توڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ امرأتن ایک عورت، ٹھیک ہے، سے نساء، اس نے یا تو حرف ہی بدل دیے، بالکل ہی چینج کر دیا، ٹھیک ہے، تو یہ جمع مکسر ہو گئی۔ اس میں بھی مذکر اور مؤنث ہے، اس میں مذکر مؤنث ہے، لیکن ابھی ہم آسانی کے لیے ڈائریکٹ آپ کو بتا رہی ہوں میں، ٹھیک ہے۔ امرأتن سے ڈائریکٹ نساء، یعنی کہ اس کی پہلی حالت اس میں برقرار نہیں ہے، جیسے یہاں پہ مسلمون سے مسلمونہ کیا تھا، تو یہاں پہ امرأتن سے امرأتون نہیں کرا ہم نے، کیا کر دیا؟ نساء کر دیا، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ایک اور مثال ہے رجل سے رجال، رجل را جیم لام ہے لیکن ہم نے اس کو توڑ دیا، رجال کر دیا، تو یہ بھی جمع مکسر میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی حالتیں پڑھیں گے کہ اب یہ بھی کیسے، یہاں پہ دیکھیں مثالیں میں دی ہوئی ہے، سب کچھ دیا ہوا ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے بس، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، چلے ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں جمع مذکر سالم کسے کہتے ہیں۔ جمع مذکر سالم کہتے ہیں جس میں واحد کا پورا ورڈ یعنی کہ موجود ہو اور آخر میں تھوڑے سے لفظ ہو، جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا، مسلمن، مسلمون، مسلمینا، مسلمن یہاں پہ بھی پورا برقرار ہے اور مسلمون یہاں پہ بھی پورا برقرار ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ مونا کر دیا، واو نون لگا دیا، کیوں لگا دیا؟ کیونکہ اس کی ہم اعراب بھی پڑھ رہے ہیں نا، اب ہم اس کی اعرابی حالت آگے میں آپ کو وہاں پہ سمجھاؤں گی۔ یہاں ہم نے یا اور نون لگا دیا کیونکہ ہم نے اس کی اعرابی حالت بدلنی ہے، تو یہ اپنی جگہ پہ یہ ورڈ پورا رہا، تو یہ جمع سالم ہے، ٹھیک ہے۔ مجاہدن، مجاہدونا، مجاہدینا، پورا ورڈ سیم ہے، صرف یا اور نون اور واو نون لگا لیکن لفظ پورا ہے، تو یہ جمع مذکر سالم ہے، ٹھیک ہے۔ منافقن، منافقون، منافقینا، یا اور نون اور واو نون لگا لیکن یہ پورا سیم ہی ہے۔ اچھا، جمع مذکر سالم پڑھ لیا، اب ہم پڑھ لیتے ہیں جمع مؤنث سالم کی۔ جمع مؤنث سالم کسے کہتے ہیں؟ جمع مؤنث سالم بھی اسی لفظ کو کہتے ہیں کہ جو اپنے ورڈ کو پورا رکھے اور لیکن اس میں مؤنث کی علامت ہو، یعنی کہ الف اور تا، ٹھیک ہے، الف اور تا۔ مذکر میں ہم نے کیا کیا تھا؟ واو اور نون لگا دیا تھا اور یا اور نون لگا دیا تھا، تو مذکر کی علامت تھی واو نون اور یا نون، جمع سالم کی مؤنث کی علامت ہے جمع سالم کی الف اور تا۔ مسلمن ہے مسلماتن، تو یہ جمع مؤنث سالم ہے، پورا لفظ ایسے ہی رہے گا، ٹھیک ہے، مسلماتن۔ صالحن صالحاتن، ٹھیک ہے، معلم معلماتن، پاکستانی پاکستانیاتن، طالب طالباتن، طیب طیباتن، مؤمن مؤمناتن، یعنی کہ یہ پہلا ورڈ اپنی جگہ پہ رہے گا، قانتتن قانتاتن، ٹھیک ہے، ذاکرتن ذاکراتن۔ تو جمع مؤنث سالم بھی اپنی جگہ پہ ہی رہا، آخر میں صرف الف تا اور لگا دیں گے تو یہ جمع مؤنث سالم بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ ابھی اس کے اعراب پڑھاؤں گی انشاءاللہ، پہلے اس کو سمجھ لیں کہ جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم اور جمع تکسیر یعنی کہ جمع مکسر کسے کہتے ہیں۔ اب کتابن ہے ایک کتاب، اب ہمیں اس کی جمع بنانی ہے، کیا بنانی ہے؟ جمع بنانی ہے، تو کتبن یعنی کہ اس کا الف ہم نے توڑ دیا، الف ہم نے نکال دیا، تو اس کی حالت برقرار نہیں رہی، یہ ٹوٹ گیا، کتبن چینج ہو گیا۔ کراستن، ٹھیک ہے، کراستن ایک کاپی، بہت ساری کاپیاں، کراریس بالکل ہی چینج ہو گیا نا ورڈ۔ قلم اقلام، قلم سے قاف اور لام اور میم ان سب کو آپس میں توڑ کے اقلام جمع تکسیر۔ مکتب مکتب، مکاتب بہت سارے مکاتب، تو یہ بھی توڑ دیا ہم نے، اس کی اصل حالت کو توڑ دیا۔ مسجد سے مساجد، اس کی حالت کو بھی ہم نے، یہ پورا ورڈ تھا ہم نے اس کو توڑ دیا۔ مصباح مصابی، اس کو توڑ دیا۔ مروحۃ مراوی، اس کو توڑ دیا۔ کرسی کراسی، اس کو بھی ہم نے آپس میں ایک دوسرے سے توڑ دیا۔ تو جس ورڈ میں جس مفرد کو
जमा लाते हुए तोड़ दिया जाएगा, वो जमा मुकस्सर और जमा तकसीर कहलाएगी। अब हम इनके एराब की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखिए याद करने का काम है, याद करेंगे इंशाअल्लाह तो फायदा होगा। अच्छा जी, जमा मुज़क्कर सालिम के एराब क्या है? मुज़क्कर सालिम के एराब है, पहले हम जमा मुज़क्कर सालिम के एराब पढ़ेंगे कि जमा मुज़क्कर सालिम मरफू होता है वाव के साथ और मंसूब होता है या के साथ। बहुत आसान है, जैसे हमने पहले पढ़ा, ठीक है। इसी तरह जमा मुअन्नस सालिम मरफू होता है ता के साथ और मंसूब होता है कसरा के साथ और मजरूर होता है कसरा के साथ। ये कायदा ऐसे ही याद करना है, ठीक है। मैं इसकी मिसालों से आपको समझाऊंगी। जैसे जब मुज़क्कर सालिम है अल मुस्लिमु, देखो मुस्लिमुन से मुस्लिमूना बनाया था ना हमने जब मुज़क्कर सालिम, तो इसका जो वाव और नून है ये हमें शो करेगा वाव और नून के ये हालत रफा में है, यानी कि ये मरफू हालत में, ये जुमले में रफा बन रहा है, ठीक है। ये इसके पीछे जो है वो जम्मा छुपा हुआ है, ठीक है। वाव नून हमें बताएगा कि इसके पीछे जम्मा छुपा हुआ है। इसी तरह जमा मुज़क्कर सालिम में हम जब मुस्लिमीना पढ़ेंगे, मुस्लिमुन से मुस्लिमीना पढ़ेंगे यानी कि या नून लगाएंगे और यहाँ पे भी अल मुस्लिमीना पढ़ेंगे, तो हम या नून और या नून से यही साबित करेंगे कि यहाँ पे ये हालत मंसूब है और यहाँ ये हालत मजरूर है। अब ये दोनों सेम है तो हमें पता कैसे चलेगा? ये हमें जुमले में जो, जैसे मैंने यहाँ बताया था मुसन्ना में भी सेम यही कायदा यहाँ पर होगा कि जब ये जुमले में वाक़े होंगे और इससे पहले क्या बन रहा है और इसके बाद क्या बन रहा है, तो हमें जुमले से ये पता चल जाएगा कि ये यहाँ पर मंसूब हो रहा है, इसके नीचे इसके ऊपर फतह आ रहा है छुपा हुआ, या इसके नीचे कसरा आ रही है छुपी हुई, हमें जुमले से पता चल जाएगा। आपने याद इसको ऐसे ही करना है कि जमा मुज़क्कर सालिम मरफू होता है वाव नून के साथ, मंसूब और मजरूर होता है या और नून के साथ, ठीक है। जमा मुअन्नस सालिम बहुत आसान है, आखिर में बिल्कुल मुफरत की तरह इसके आखिर में क्या आता है? ज़म्मा आता है हालत रफ़ा में। तो इसी तरह इसके आखिर में भी ज़म्मा आ रहा है हालत रफ़ा में। मुफरत में मंसूब की हालत में आखिर में फतहा आता है और मजरूर की हालत में आखिर में कसरा आता है। जमा मुअन्नस सालिम में मंसूब और मजरूर दोनों हालतों में कसरा ही आती है, ऐसे याद करना है, ठीक है। टू डू ज़ा फोर ऐसे याद करना है। हम इसमें मुस्लिमात ता नहीं करेंगे, मुस्लिमाती ही करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जमा मुअन्नस सालिम के एराब है कि हालत मंसूब में ये कसरा के साथ मंसूब होता है और हालत मजरूर में भी कसरा के साथ मंसूब होता है। अभी परेशान नहीं होने कि ये क्या पढ़ रहे हैं, क्या हालत है। जब आप इसकी अभी एग्जाम्पल्स करेंगे ना तो आप कहेंगे वाह ये तो बहुत आसान है। जमा तकसीर अल मदारिसु, यानी कि मुफरत की तरह जब ये इसके आखिर में जम्मा होगा तो ये मरफू होगा। इसी तरह इसके आखिर में जब फतहा होगा तो ये मंसूब होगा और जब इसके आखिर में कसरा होगा तो ये मजरूर होगा। इसके एराब मुफरत के एराब की तरह है, तो ये बहुत आसान है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो चार्ट है ना वो आगे पीछे लफ्ज दिए हुए हैं लेकिन इसकी मुनासबत से दिए हुए हैं, यानी कि जम्मा के साथ होगा फला 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 फला। तो इसको भी आप जितना मैंने इसमें से समझाया उतना ही समझिएगा, बाकी यहाँ से समझिएगा, मिसालों से ज्यादा अच्छा समझ में आता है, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा भी आपके लिए, इसलिए इसको मैं भी छोड़ रही हूँ, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिए सारे। अच्छा जी, अब आ गई हमारे पास मिसालें आ गई हैं, ठीक है। दोबारा से एक समझे खुलासा कलाम आ रहा है तो इसको अच्छी तरीके से समझ लें। इसम की जो एराब की हालतें हैं वो तीन तरीके से होती है, मुफरत, मुसन्ना और जमा, ठीक है। और एराब की भी तीन हालतें होती हैं, अलामत रफ़ा, अलामत नसब, अलामत जर, ठीक है। मुफरत, मुसन्ना और जमा की हालतें क्या होती है? एराबी हालतें रफ़ा, नसब और जर। मुफरत अगर हालत रफ़ा में होगा तो ज़ैदुन जालिसुन ज़म्मा के साथ होगा, हालत नसब में होगा तो फतहा के साथ होगा, यानी कि ज़ैदुन से ज़ैदन हो जाएगा। और मुफरत अगर हालत जर में होगा तो कसरा के साथ होगा ज़ैदिन। आसान है, समझ आ गई। इसी तरह मुसन्ना की हालत में होगा अगर और अलामत रफ़ा में होगा और मुसन्ना होगा तो अलिफ और नून इसके आखिर में आएगा, अत-तालिबानी अलिफ के साथ होगा, ठीक है। मुफरत सॉरी मुसन्ना हालत रफ़ा में अलिफ के साथ होगा, तालिबानी, जालिसानी ये दोनों हालत रफ़ा में है, ठीक। मुसन्ना हालत नसब में या के साथ होगा, तालिबैनी, तालिबैनी या जो है वो हालत नसब शो कर रहा है।
علامت جر مسنہ کی وہ بھی یا کو شو کرے گی، طالبینی۔ اب ان دونوں میں فرق کیسے پتا چلے گا؟ یہ جب جملے کے اندر موجود ہوں گے تو انشاءاللہ جملے آپ کو جب دکھائے جائیں گے، جملے جب سمجھائے جائیں گے تو اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ ابھی جملے اس لیے نہیں دکھا رہی کہ ابھی آپ نے یہ صرف چارٹ کو ایسے ہی یاد کرنا ہے، یاد کریں گے تو اعراب کی غلطیاں نہیں آئیں گی، ورنہ اعراب کی غلطیاں بے شمار آئیں گی، ٹھیک ہے؟ اب جمع کے اعراب دیکھ لیتے ہیں۔ جمع تکسیر، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم۔ جمع کی 3 قسمیں ہیں، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم۔ جمع تکسیر کے اعراب بہت آسان ہے، سیم مفرد کے اعراب کی طرح ہے کہ جب ضمہ ہوگا حالت رفع میں ہوگا تو ضمہ کے ساتھ ہوگا، جب حالت نصب میں ہوگا تو فتحہ کے ساتھ ہوگا، جب حالت جر میں ہوگا تو کسرہ کے ساتھ ہوگا، بہت آسان ہے، ٹھیک ہے؟ جمع مذکر سالم حالت رفع میں واو نون کے ساتھ ہوگا، یعنی کہ واو کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے؟ جمع مذکر سالم نسبی حالت میں یا کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے؟ معلمین اور حالت جر میں یا کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے؟ جمع مؤنث سالم یہ جب حالت رفع میں ہوگا تو ضمہ کے ساتھ ہی ہوگا، کوئی مشکل نہیں ہے اس میں، نہ واو آ رہا نہ الف آ رہا، کوئی سوچنے والی بات نہیں ہے، سمپل اس کے اوپر اگر تا کے اوپر جو ہے وہ ضمہ آ رہا ہے تو یہ حالت رفع میں ہے۔ اب جمع مؤنث سالم میں جب حالت نصب ہوگا اور حالت جر ہوگا تو دونوں حالتوں میں کسرہ ہی آئے گی، تو ان کی اعرابی حالت ہم جملے میں پہچانیں گے۔ اب آپ نے انگلش میں سینٹینس پڑھے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ کہ انگلش میں سینٹینس کا کیا رول ہوتا ہے؟ پریزنٹ کنٹینیوس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ہی شی اٹ کے ساتھ کیا آتا ہے؟ آئی کے ساتھ ایم آتا ہے، ہی اور شی کے ساتھ از آتا ہے، اور پلورل کے ساتھ دے کے ساتھ یو کے ساتھ آر آتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ کیوں آتا ہے؟ بس آتا ہے، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، یہ رول ہے۔ تو یہ بھی وہی رولز ہیں، ان کو ایسے ہی یاد کرنا ہے۔ جیسے ہم نے انگلش میں 12 سینٹینسز کا چارٹ یاد کیا تھا نا، تو ہم ادھر بھی یہی چارٹ یاد کریں گے نا جب، تو ہی ہمیں عربی سمجھ میں آئے گی، ٹھیک ہے؟ انگلش میں بھی جب تک ہم وہ چارٹ یاد نہیں کرتے نا ٹینسز کا، تب تک ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم جو ہے وہ آئی کے ساتھ ایم ہی کیوں لگا رہے ہیں؟ آئی ایم زباہ، ہم آئی اس زباہ کیوں نہیں لگا رہے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ انگلش میں ایسے ہی ہے، تو اسی طرح عربی میں بھی ایسے ہی ہے، یہ اس کا قاعدہ ہے۔ تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے کیونکہ یہ آپ کی زبان نہیں ہے، انشاءاللہ یہ آپ کی زبان ہی بننے جا رہی ہے، تو یہ آپ کو ایسے ہی یاد کرنا ہے۔ کہ آپ کو میں پوچھوں کہ مفرد کی علامت رفع کیا ہے تو آپ بولیں گے ضمہ، مفرد کی علامت نصب کیا ہے آپ بولیں گے فتحہ، مفرد کی علامت جر کیا ہے آپ بولیں گے کسرہ، مثنیٰ کی علامت رفع کیا ہے آپ بولیں گے الف، مثنیٰ کی علامت نصب کیا ہے آپ بولیں گے یا، مثنیٰ کی علامت جر کیا ہے آپ بولیں گے یا۔ میں بولوں گی جمع مکسر میں حالت رفع کیا ہے آپ بولیں گے ضمہ، جمع تکسیر جمع مکسر کی حالت نصب کیا ہے آپ بولیں گے فتحہ، جمع مکسر کی حالت جر کیا ہے آپ بولیں گے کسرہ، ایسی یاد کرنی ہے۔ جمع مذکر میں حالت رفع کیا ہے؟ واو، جمع مذکر سالم میں حالت نصب کیا ہے؟ یا، جمع مذکر سالم میں حالت جر کیا ہے؟ یا، جمع مؤنث سالم میں حالت رفع کیا ہے؟ ضمہ، جمع مؤنث سالم میں حالت نصب اور حالت جر کسرہ، ایسے ہی یاد کرنا ہے، ایسے ہی فنگر ٹپس پہ یاد کرنا ہے۔ جب یہ فنگر ٹپس پہ یاد ہوگا تو انشاءاللہ آگے بھی بہت زیادہ آپ کو آسانی ہوگی۔ آج کا سبق صرف یاد کرنے کا ہے کہ آپ نے اس کو اچھی طریقے سے دیکھیں، یہاں پہ بھی ایک چارٹ بنا ہوا ہے، ایک چارٹ یہاں بنا ہوا ہے، بہت سارے چارٹ ہیں، ایک چارٹ یہاں بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ سب چارٹس کو نہیں دیکھنا، جن چارٹ کو جہاں تک میں نے پڑھایا ہے وہیں پہ ہی آپ نے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اگر اس چارٹ کو بھی آپ دیکھنا چاہیں تو یہ عربی میں ہے سارا چارٹ، ٹھیک ہے؟ جب آپ کو اردو میں یاد ہو جائے گا تو انشاءاللہ کل میں اس کو عربی میں پڑھا دوں گی کہ اسم جو ہے وہ مفرد، مثنیٰ اور جمع ہے۔ مفرد میں اس کے یہ اعراب ہے، مثنیٰ میں اس کے یہ اعراب ہے، اور جمع میں اس کی 3 قسمیں ہیں اور اس کے یہ اعراب ہیں۔ تو یہ کل میں انشاءاللہ آپ کو عربی میں سمجھا دوں گی، ٹھیک؟ تو اپنا بہت زیادہ آپ نے خیال رکھنا ہے، دعا میں بہت زیادہ یاد رکھنا ہے، سبق کو اچھے طریقے سے یاد کر آنا ہے، گھبرانا نہیں ہے کہ آج تو اعراب سمجھ میں نہیں آیا، کل سے کلاس نہیں لینے، عربی مجھے نہیں پڑھنی ہے، ایسا نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ وعدہ کرنا ہے اپنے آپ سے کہ جب ہم نے اس میدان میں کود پڑے ہیں تو کچھ لے کر ہی جانا ہے، جس سمندر میں غوطہ لگایا ہے تو وہاں سے موتی نکال کے ہی دم لیں گے ہم، ٹھیک ہے؟ غوطہ لگا لیا ہے نا تو ڈوبنا نہیں ہے، اگر آپ نے چھوڑ دیا تو آپ ڈوب گئے، آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، آپ نے اس سے باہر آنا ہے، یعنی کہ آپ نے تیر کے باہر آنا ہے، اس کو بس یاد کرنا ہے۔ جب یہ یاد ہو جائے گا فنگر ٹپس میں، جیسے مجھے یاد ہو گیا الحمدللہ، آپ کو بھی یاد ہو جائے گا، کوئی مشکل نہیں ہے،
ٹھیک ہے، ما مشکل فی. طیب، فقط آپ نے اس کو یاد کرنا ہے. اس کو یاد کرے گا انشاءاللہ آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی. وکیبس ملیں گی، وکیبس لازمی یاد کریں. جتنی وکیبس یاد کریں گے اتنی زیادہ آپ کو آسانی ہو جائے گی. اور اگر واجب کا آپ لوگوں کا دل چاہے کہ نہیں بازی ہمیں واجب دیں واجب دیں واجب دیں، اگر آپ لوگ کمنٹس میں بولیں گے مجھے واجب دینے کا، تو میں آپ کو واجب ایک چھوٹا سا یہ سینڈ کر سکتی ہوں کہ میں مختلف آپ کو اسم دے دوں گی اور میں بولوں گی اس کو جمع مذکر میں چینج کر دیں، جمع مؤنث میں چینج کر دیں، مفرد مثنیٰ میں چینج کر دیں. لیکن میں یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ پہلے اس کو یاد کر لیں. جب آپ کو یہ یاد ہو جائے گا تو فنگر ٹپس میں آپ اس کو خود بخود ہی کنورٹ کرنا شروع کر دیں گے اسم کو. ٹھیک ہے، ابھی ہم صرف اور صرف اسم کی بات کر رہے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، سبسکرائب بھی کیجیے اور شیئر بھی کیجیے. دین کا علم سیکھیے. Subscribe Sukuni Kalp.